हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेके आए हैं जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है नोट्स की। देखिए, नोट्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नोट्स होते हैं शॉर्ट रिवीजन के लिए। इसमें मैंने आपको फुल मतलब अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपके लिए इनफ है। आजकल जो हम एग्जाम्स में जाते हैं, अपने 12th के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जो टीचर को ये समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चे को इसकी नॉलेज है। डिटेल में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बायोलॉजी एक डायमेट्रिकली अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आज आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ। आप इसके साथ ही साथ नोट्स बनाइए और साथ में पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि अगर आप मेरा मतलब साथ दोगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नोट्स बना के लाऊंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टोर हो जाता है उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम ग्लूकोज को तो यूज़ नहीं कर रहे ना, ग्लूकोज को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर और हेट्रोट्रोप्स को बोलते हैं कंज्यूमर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। तो मैं आपको हर चैप्टर का 12th के हर चैप्टर के आपको नोट्स दूंगी। ये आपको जो हमारे टीजीटी पीजीटी या होते हैं उसके लिए, हमारे नेचुरल साइंस के लिए भी हमारा ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करा दूंगी, साथ में उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो आप साथ में नोट्स बनाइए। तो ऑटोट्रोप्स होते हैं प्रोड्यूसर। GPP-R, जीपीपी मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर हमारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन जो हमारे प्लांट्स जो हमारे बनाते हैं उसमें से अगर उसको रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन बनेगा। वही हम यूज़ करते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल होती है। ठीक है। तो जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं कंज्यूमर, हम हेट्रोट्रोप्स में ही आते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम ऑलरेडी बने बनाए खाने को खाते हैं। मम्मी बनाती है वो तो अलग बात है ही, प्लांट्स जो बनाते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हम उनसे ग्लूकोज को ले रहे हैं और उसको फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में कन्वर्ट कर के प्रोसेस से कन्वर्ट करके एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं कंज्यूमर्स में। तो आता है NPP बनता है, मतलब कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन अवेलेबल टू हेट्रोट्रोप्स। अब जो प्लांट होते हैं उनको हम बायोलॉजी में बोलते क्या हैं, वो होते हैं ओटोलिथो ऑटोट्रोप्स, मतलब कि ऑटोट्रोप्स, लिथोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। ओ सॉरी, ओटोलिथो, यही है। ये फोटो था, सॉरी, कहना कुछ तो गड़बड़ है। फोटो है ये। प्लांट्स अपना खाना लाइट से बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फोटोलिथो ऑटोट्रोप्स। एनिमल्स को बोलते हैं केमिकल है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में केमिको ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स। मतलब वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन करके अपना खाना बनाते हैं, अपना मतलब हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं उनको। तो अब हमारा रेस्पिरेशन होता है, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है हमारा। जो सबस्ट्रेट के लेवल पे दो टाइप का होता है, जो सबस्ट्रेट के यूज के बेस पे होता, एक होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जिसमें हमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जिसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हमारा प्रोटीन होता है। वो कब होता है, ड्यूरिंग फास्ट या स्टारवेशन, या हम भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया, हमने फास्ट रखा है, तो हमारा क्या होता है, प्रोटीन और फैट का ऑक्सीडेशन होता है और तब हमें एनर्जी मिलती है। मतलब कि हमारा फैट्स और प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तब हमें जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, काफ़ी ग्लूकोज होता है और उसका रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज रेस्पिरेशन, मतलब सॉरी नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन है ये भी बहुत बार आती है, जो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा रिएक्शन हमें याद हो गई, लेकिन अब हमें एग्जाम में ये याद नहीं होता कि हमारा O2 कितने हैं, CO2 कितने और कितना हमें CO2 कितना निकल रहा है, एनर्जी क्या हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। 6C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू 6CO2 6CH2O प्लस 683 हमारी एनर्जी है। तो हमारा ये बना ग्लूकोज को हमें ऑक्सीजन दिया तो उसका ब्रेकडाउन होकर किस में बन गया, टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है।
रेस्पिरेशन के लिए हमें भी और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। कुछ लोग तो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते थे, प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो खाना बनाने के लिए चाहिए भाई। रेस्पिरेशन के लिए सबको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जब मैं छोटी थी ना, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज थी कि हम सांस लेते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब रेस्पिरेशन में पढ़ा यार ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो खाना कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन से ही होता है सबका। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में आता है, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, उसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसमें जो हमारे ग्लूकोज बनते हैं, एक ग्लूकोज से हमारे 36 या 38 एटीपी बनते हैं। ऐसा क्यों है 36 और 38, या तो 36 बनने चाहिए या 38 बनने चाहिए? ये इसलिए होता है, आपके शायद 12th में तो ये नहीं है, एक शटल सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो शटल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे प्रोकैरियोट्स में तो हमेशा ऑलवेज 38 एटीपी बनता है, क्योंकि उसमें शटल सिस्टम नहीं होता। लेकिन हमारा जो यूकैरियोट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें क्या होता है 36 एटीपी बनते हैं, कभी कभी हमारा 38 एटीपी बनते हैं, क्योंकि उसमें शटल सिस्टम ऑन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इतना ही याद रखें, ग्लूकोज से 36 बनते हैं, 38 प्रोकैरियोट्स में हमें ऑलवेज 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं मतलब एनिमल्स होते हैं उसमें 36 भी बनते हैं और 38 भी बनते हैं। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब उसको फर्मेंटेशन में बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें क्या होता है ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ही एटीपी बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोसोल में होती है, यूकैरियोट्स में भी साइटोसोल में होती है, दोनों में साइटोसोल में होती है। और जो ग्लाइकोलाइसिस है एक कॉमन पाथवे होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा डिसाइड होता है ऑक्सीजन मिलने के बाद कि भाई अब क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। क्रैब साइकिल प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होते हैं, यूकैरियोट्स में हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ही होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम मिसोसोम भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है यूकैरियोट्स में, आप लोगों ने देखी होगी, उसी को बोलते हैं मिसोसोम। उसी में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। हमारा यूकैरियोट्स में क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में रन करती है। उसके बाद आती है कि एटीपी कितना बनता है, ऑलवेज 38, बिकॉज शटल सिस्टम एब्सेंट। इसमें बनता है 36 और 38 ड्यू टू शटल सिस्टम ओपन, इसमें होता है, प्रेजेंस होता है। तो अगर आपको शटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अगर आपको मतलब मैं अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये हमारे 12th के चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमारे टीजीटी पीजीटी में शटल सिस्टम के बारे में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी, जो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज 38 एटीपी बनते हैं, और जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और जो हमारे यूकैरियोट्स है उसमें हमारे 36 और 38 कुछ भी बन सकता है। उसके बाद है हमारा एक समरी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक शॉर्ट समरी है। इसी में ही इतने क्वेश्चन आपके लग जाएंगे कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ग्लूकोज हमें कितने एटीपी देता है? 2 एटीपी देता है और 2 NADH2 देता है। जब हमारा एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में टूटता है तो 2 एटीपी 2 NADH2 बनते हैं। जो 2 पाइरुवेट से हमारा फेट का होता है ऑक्सीजन का, इसके ये तो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लूकोज से ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। कॉमन पाथवे सब में सेम होता है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलेगा अगर ऑक्सीजन मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा।
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे दो प्रोसेस मतलब दो स्टेप होते हैं। जो पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में टूटेगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम से हमारे जो 4CO2 2 ATP 6 NADH2 F 2 FADH2 में टूट जाता है, जिसको जो टूटता है हमारा क्रैब साइकिल में। जो क्रैब साइकिल हमारी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली पायरुवेट के बाद, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारे दो प्रोसेस चलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो दो पायरुवेट हैं वो हमारे दो लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं, उसमें हमारा एंजाइम लगता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, और हमारा NADH2 से NAD पॉजिटिव बनता है। ठीक है ना, हमारा NADH2 से NAD बनता है। तो अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, NAD पॉजिटिव बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये होता है हमारा मसल्स में और लैब में यूज होता है इसका। नेट गेन 2 ATP का नेट गेन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि दो पायरुवेट हमारा दो एसिटाइल एल्डिहाइड में टूटेंगे, और फिर एसिटाइल एल्डिहाइड हमारा दो इथेनॉल में टूटता है। तो जब हमारा पायरुवेट दो एसिटाइल एल्डिहाइड में टूटेगा तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और दो NADH2 निकलते हैं। तो हमारा बनेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इसमें एंजाइम यूज होता है। और जब हमारा एसिटाइल एल्डिहाइड हमारा दो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा तो हमारा एंजाइम लेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें भी नेट गेन 2 ATP का होगा। तो मेरा ये है कि मतलब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि हमारा एनरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं, नेट गेन ATP का कितना होता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 ATP। और जो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगी उसमें जो टोटल कितने हमारे बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के जोड़ के, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम की जोड़ के, हमारा क्रैब साइकिल के ATP को जोड़ के कितने टोटल ATP बनते हैं, वो हमने बताया आपको 36 या 38। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा इसमें बनता है, इसमें हमारा इतना ही समरी है, आपको ये याद करनी है। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब हमें डिटेल में पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है और इसके क्या प्रोसेस हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब तक हमें पता नहीं होता कि एरोबिक होने वाला या एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होता है, ये कॉमन पाथवे है। इसको हम एडन मेफर होफ प्रीमेज भी बोलते हैं, जैसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि उसमें लिख रहा था कि EMP की फुल फॉर्म क्या है। नहीं पढ़ा तो नहीं बता पाएंगे इसे। तो इसको तो हम भाई वो बोलते नहीं है कि तुक्का मारो, तुक्का भी नहीं मार सकते, इसको हमें याद करना पड़ेगा। एमडन मायफर होफ प्रीमेज, एमडन मायर होफ प्रीमेज, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके हमारे 10 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप हमारे प्रिपरेटरी फेस होते हैं, और जो हमारे रिमेनिंग 5 स्टेप होते हैं वो हमारे पे ऑफ फेस होते हैं, मतलब कि जनरेटिंग फेस। जनरेटिंग फेसेस को इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यहाँ 5 फेस में होगी, यहाँ पे हमारे यूज हो जाती है एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा हमारे यूज होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन सा स्टेप हमारा इरिवर्सिबल है। 1 और 3, 5 स्टेप में शुरू के जो प्रिपरेटरी फेस उसमें से फर्स्ट और थर्ड हमारा इरिवर्सिबल होता है, और पे ऑफ में हमारा फिफ्थ में जो लास्ट में उसमें जो हमारा 10th होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, एक ग्लूकोज से हमारे 2 यूज हो जाते हैं ATP के, जब हमारा बनेगा एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल। अब जब ग्लाइस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब हमारा 2 पायरुवेट में टूटता है तो हमारा नेट गेन होता है 4 ATP एंड 2 NADH2। नेट गेन 4 ATP का, उस 4 ATP में से हमारे 2 माइनस हो जाएंगे, जो हमारी यूज में वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। अगर हम किसी से कुछ उधार ले रहे हैं, लास्ट में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका उधार भी तो हमें देना पड़ेगा ना। अगर हमने किसी से 5 रुपये लिए हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, तो भाई उसके 5 देने पड़ेंगे ना। तो हमें तो यही होगा ना कि हमें कितना कमाया, हमने 15 रुपये कमाए क्योंकि हमने 5 तो उससे लिए थे तो हमने इसको दे दिए। तो हमारा नेट गेन 4 ATP का होता है, लेकिन हम उसको 2 वापस देने होते हैं, इसलिए हमारा नेट गेन कितने का हो जाता है 2 ATP का। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, कितने NADH2 बनते हैं। तो 2 ATP 2 NADH2 बनते हैं, क्योंकि 2 ATP हमने उसको वापस कर दिए, और 1 NADH से हमारे 3 ATP बनते हैं। तो मतलब कि यहाँ से 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा, और हाँ 2 3 जा 6, ये इधर आया ना, इधर मैंने सोचा 8 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा नेट गेन 2 ATP ये और 6 ATP इसके, तो कितना होगा 8 ATP। तो टोटल हमें कितना गेन हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, 8 ATP का। अगर सिर्फ ये पूछेंगे कितने ATP, 2 ATP और 2 NADH2 अलग है। अगर हमें पूछे टोटल ATP और ATP में डिफरेंस होता है। टोटल पूछेंगे तो हमारे NADH2 को भी हमें कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें सिर्फ पूछा तो कितने ATP और कितने NADH2, तो हमें अलग अलग बताना है, 2 ATP 2 NADH2, और टोटल पूछे तो 8 ATP। उसके बाद आती है हमारी, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्स में कभी भी कोई भी एंजाइम्स पूछ लेते हैं, कोई सी भी रिवर्सिबल प्रोसेस पूछ लेते हैं, कितने स्टेप प्रिपरेटरी फेस होते हैं, कितने ATP निकलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से इतने क्वेश्चन आते हैं ना घुमा फिरा के, लेकिन ईजी होते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे 5 स्टेप हमारे कैसे होंगे, प्रिपरेटरी फेस, यहाँ पे हमारा ATP लगेगा। ग्लूकोज से जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसा क्यों होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना होता है, देखो यार, ये जो फॉस्फेट दिख रहा है ना आपको, यही हमारा एनर्जी है। तो अब ग्लूकोज में तुमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें फॉस्फेट नहीं होता है। तो ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो हमें यहाँ पे फॉस्फेट देना पड़ेगा ना, तो हमें ATP से ATP हम देंगे तब हमारा ADP कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राईफॉस्फेट से हमारा डाईफॉस्फेट हो जाएगा। एक फॉस्फेरस हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो 1 ATP लग गया हमारा यहाँ पे। अब वो किसके अंडर हुआ है, किस एंजाइम के, हेक्सोकाइनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कुछ नहीं है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, सिर्फ हमारा रीअरेंजमेंट होता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है। तो ये हेक्सोस आइसोमरेज है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का चेंज है बस। उसके बाद आता है, उसके बाद हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 बिस फॉस्फेट। अब देख लो तुम यहाँ पे कि अब हमें एक फॉस्फेट और ऐड कर ले, तो हमारा 1 और 6 बिस फॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक ATP से ADP और लग गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने ATP लग गए, 2 ATP लग गए, और यहाँ पे हमारा एल्डोलेज एंजाइम लगेगा। और ये जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप ये इरिवर्सिबल है, बाकी ये रिवर्सिबल है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब ये आइसोमरेज हैं आपस में। अब आता है पे ऑफ फेस। पे ऑफ फेस में हमें क्या करना है, पे ऑफ फेस में हमारा क्या होता है, जनरेटिंग फेस होता है, जनरेटिंग फेस है हमारा। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड ये है, 3 कार्बन का कंपाउंड ये है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक लेके चल रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे ये 2 हैं, 2 कार्बन के कंपाउंड बने हैं। ये 6 था, 6 से हमारे 3 3 के बन गए, 3 3 6 होते हैं, तो 3 का ये 3 का ये, तो हम 1 का करके दिखा रहे हैं, और उसको डबल कर लेंगे तो हमारा 2 बन जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 × 2 × 2 × लेके चलते हैं, तभी हम बोलते हैं लास्ट में पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लास्ट में हमें पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आ जाओ हम इसको पढ़ते हैं। तो अब इसमें आता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अगर हम क्या देंगे, डिहाइड्रोजिनेज देंगे, तो हमारा NAD पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, NADH2 में। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, NAD पॉजिटिव हमारे NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा रिडक्शन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स लगा यहाँ पे। अब ये चेंज हो गया किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हो गया। एल्डिहाइड हमारा एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स लग गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 2 हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये दो डबल साइकिल चल रही है ना, इसलिए। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ATP निकालना पड़ेगा। एक ATP निकाल देंगे तो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा।
एक एटीपी निकाला किसकी प्रेजेंस, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज में। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो काइनेज लगता है। कुछ चीज़ें ना बायोलॉजी में की टर्म्स होती हैं, उनको याद कर लो। लाइसिस मतलब तोड़ना, सिस मतलब जोड़ना, काइनेज मतलब भी तोड़ना। तोड़ के हमने एक एटीपी निकाल दिया। यहाँ से भी देखो 2 एटीपी निकल रहे हैं साथ में, क्योंकि 2 साइकिल डबल साइकिल चल रही है। देखो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 2 कार्बन 2 2 3 3 के 2 2 कार्बन थे इसलिए। अब एटीपी निकला, अब ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हो गया। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से हम अब यहाँ पे फॉस्फोरस निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। वो 3 पे लग रहा था फॉस्फोरस, अब यहाँ पे 2 पे लगा दिया, एंड जिससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो। तो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से हमारा सिर्फ 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो यहाँ पे हमें म्यूटेज लगाया, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है कार्बन की, फॉस्फोरस की हमने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है। अब हम लगाएंगे लास्ट में एनोलेज। एनोलेज से हमारा क्या होगा, फोस्फोइनोलेट पायरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फोस्फोइनोलेट पायरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फोस्फोइनोलेट पायरेट हमारा फिर से यहाँ से हम यहाँ से एक एटीपी निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा पायरोविक एसिड, जो कि हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। सारे 3 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें फोस्फोइनोलेट पायरेट काइनेज देंगे, ठीक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो कि शायद यहाँ पे वाटर का भी लॉस होता है। मैं आपको बताती हूँ, वाटर का भी लॉस होता है यहाँ पे। तो आपको फ्रेंड समझ में आ गया, ग्लूकोज की पूरी साइकिल आपको समझ में आ गई। आप इतना ही याद करो, आपके एग्जाम में इतना ही आता है, और सारे एग्जाम्स में इतना ही आता है। आप अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और इसको कंप्लीट करिए। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपको एक छोटा सा हमारा लिंक रिएक्शन है, आप उसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड रिएक्शन आती है वो होती है गेटवे पाथवे, या उसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसको। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसमें क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, वो 2 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा। और ये 2 के प्रोडक्ट है, 2 3 जा 6, मतलब कि 6 हो गए, और ये सिर्फ 2 का है। इसे भी डबल कर लो तो 4 हो गया। फिर भी हमारा 2 कार्बन कम पड़े, तो 2 कार्बन से मैंने यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एक NAD पॉजिटिव NAD एस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें मिलता है कि हमारा इस वाले रिएक्शन से हमारे 2 CO2 और 2 NADH2 मिलते हैं, ठीक है ना, लिंक रिएक्शन से। इसमें जो एंजाइम लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगता है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स लगता है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मतलब कि इसमें एक बहुत सारे कोफैक्टर्स लगते हैं। ये एग्जाम्स में पूछे गए थे, 4 ऑप्शन एक साथ दे के कि इनमें से 3 दे रखे थे और एक हमारा ओड दे रखा था, बताना था कि उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो Mg2 पॉजिटिव कोएंजाइम में NAD पॉजिटिव और TPP, ये इसके कोफैक्टर्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। और जो ये हमारा होता है ना TPP, आपने बहुत बार ये NCERT में भी दिया हुआ है TPP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको एकदम से देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो हमारा जो TPP होता है इसको बोलते हैं हम थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोल रही थी, जब हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब हमारा फोस्फोइनोल पायरेट में चेंज होता है, तो यहाँ से हमारा वाटर भी निकलता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, वाटर भी निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप पढ़ लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसके ATPs पूछते हैं, इसके एंजाइम्स पूछते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता। एक छोटा सा चीज़ है जो आप और पढ़ लीजिए, एनर्जी कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है,
ग्लाइकोलाइसिस में हमारे कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। FADH2 बनता है? नहीं बनता। ATP कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। उसके बाद आती है हमारी लिंक रिएक्शन, जिसमें हमारा पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। उसमें हमारा 2 NADH2 बनते हैं, FADH2 नहीं बनता, ATP भी नहीं बनता, 2 CO2 हमारे रिलीज होते हैं। अब आते हैं क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में हमारे 6 NADH2 बनते हैं, क्योंकि हम एक साइकिल चलाते हैं तो हमारे सिर्फ 3 बनते हैं, लेकिन उस साइकिल को हमें 2 बार चलाना है, क्योंकि हम 2 बार हमारे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, इसलिए। तो हमें यहाँ पे हमें टोटल बताने हैं, तो हम टोटल बताने हैं 6 NADH2, दोनों 2 बार साइकिल चलाने के बाद हमें 6 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 4 CO2 निकलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस साइकिल में रिलीज होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रैब साइकिल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद हमारा नेट गेन कितना होता है? नेट गेन, तो नेट गेन कितने हो गए? 6 2 2, मतलब 10 NADH2 हो गए, 2 FADH2, 4 ATP और 6 CO2। तो ये टोटल हमारे एनर्जी कितनी टोटल 6 CO2 निकलती है। मैंने आपको रिएक्शन में भी बताया था 6 CO2 निकलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो एनर्जी रिएक्शन दिखाई थी मैंने, जो ग्लूकोज टूटता है तो 6 CO2 निकलते हैं। और कितने उसके बाद हमारे NADH2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ATP में, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो 3 की मल्टीप्लाई हुई तो आया 30, इसमें 2 इंटू करा तो आया 4, यहाँ 4 का 4 ही रहेगा। तो टोटल कितने हो गए? 30 + 4 + 4 38 ATP। ओके। उसके बाद एक होता है कि एनर्जी जो होती है, एक होती है डायरेक्ट एनर्जी और एक होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको बोलते हैं हम SLP। वो होते हैं हमारी 4 ATP। इनमें से टोटल एनर्जी में से हमारी डायरेक्ट ATP बन रही है, जिसको हमें कन्वर्ट ऑक्सीडेशन नहीं करना पड़ रहा, वो हमारी 4 ATP होती है। देख लो 4 ATP है। लेकिन कुछ होती है हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी, वो हमारे NADH2 और FADH2 की फॉर्म में मिलती है। उसका हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर उसका ऑक्सीडेशन करना होता है, और वो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसमें हम उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एनर्जी, जिसको हम रिड्यूस्ड कोएंजाइम रिएक्शन भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी बोलते हैं। जैसे कि 10 NADH2 जो बने हमारे, वो हमारे इनडायरेक्ट एनर्जी है, 2 FADH2 बने वो भी इनडायरेक्ट एनर्जी है। तो उसको हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाकर ऑक्सीडेशन करना होता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद वो NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलते हैं वो तो हमारा O2 के साथ मिलके हमारा H2 बना लेते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट में देखो, जब हमारा ऑक्सीजन टूटता है, टूटने के बाद हमारे 6 CO2 + 6 H2O भी तो निकलते हैं ना। तो O2 से H2O बनेगा कैसे? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उस, ये जो हम पूरे प्रोसेस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का पूरा सबसे लास्ट में जाके यूज होता है। तुम सोचो, प्रोसेस हमारे पायरुवेट के बाद हमें कॉमन पाथवे ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन का यूज सबसे लास्ट में होता है। जब हमारा इनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो O2 के साथ मिलके वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं हमारा वाटर, और NADH2 और FADH2 का NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जाके दोबारा से रीयूज हो जाता है क्रैब साइकिल में। देखो, अगर हम किसी साइकिल में कुछ कंपाउंड अगर हम यूज कर रहे हैं, किसी का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसी का रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें वापस से उसको रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा। ऐसे तो वो खत्म हो जाएंगे, साइकिल चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको रीजनरेट करने के लिए भी हमारा प्रोसेस होता है बॉडी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेगी नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम अपना पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में, वो सब कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।